कहावत है, बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। सुन हिंदी जानते हो? कभी हिंदी पढ़ते हो? नहीं। मतलब इसकी कहावत का ये है कि जो बीत गया है उसको भूल जाना चाहिए। यदि आप आगे सफल होना चाहते हैं तो हमें पास्ट को एक बार भुला देना पड़ता है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। कई बारी हम आसाती सफल नहीं होते, जितनी होनी चाहिए आशा हमें जितनी होती है उतना मार्क्स नहीं आते, उतने हम सफल नहीं होते। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो दिन आपका अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं तैयारी में हम उतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थे, कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। आपने पिछले साल खूब मन से पढ़ा था जितना आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन शायद वो उतना पर्याप्त नहीं था जितना होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नहीं था शायद, ऐसा मान लेते हैं। दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ना मुश्किल कार्य है, डेफिनेटली आसान नहीं होता कि वही चीज़ें, वही मास्टर भी है, वही कोचिंग भी है, बस ये कि क्लासरूम चेंज हो गया। तो थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए हम थोड़े से अलग मोड में कोशिश करेंगे पढ़ने की। अलग मोड क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम नंबर सीख रहे होते हैं, गिनती सीख रहे होते हैं, तो मुझे याद है कि हमारे छोटी क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने मुझे गिनती सिखाई थी, 1 2 3 4 ऐसे हम सीखे, 100 तक सीख गए। लेकिन कई बारी हम मिस्टेक करते रहते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़े तो 89, 79, 87 में, 88, 89, 87 में ऐसे अंतर पूछते हैं कई बार टीचर, तो बच्चा नहीं बता पाता था ऐसे। तो इसका उन्होंने क्या तरीका निकाला था, हमारे टीचर्स क्या करते थे, फिर अच्छा मतलब आपको समझ आ जाए और आप गलती ना करें और अच्छा सा याद हो जाए आपको अच्छे से, तो वो उल्टी गिनती पढ़वाते थे। वो तो ऐसे याद करो, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। कोशिश करें बोल के आप कितना तेज बोल सकते हैं। आप जितना इधर से बोल रहे हो तो उतना तेज पीछे की तरफ नहीं बोल पाते, लेकिन अगर पीछे की तरफ भी आप उतनी स्पीड से बोल पाते हो जितनी स्पीड से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोल रहे हो, तो इट सीम्स कि यू आर गुड एनफ। तो कोशिश मेरी रहेगी कि आप इस बार पढ़ाई को बैकवर्ड डायरेक्शन से लेकर के जाएं। अब पढ़ाई में इस बात का सेंस क्या लेंगे हम? पढ़ाई में इस बात का सेंस ये है कि हम यूजुअली जब पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें सारे टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ते हैं। हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हम थोड़ा सा उलट डायरेक्शन में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाएंगे। मतलब आपने एक बार गुड एनफ पढ़ लिया, उसके बाद आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाने की कोशिश करनी है। तो सारे चैप्टर्स को हम अभी किस तरीके से तैयार करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाएंगे, ये कोशिश रहेगी हमारी। और मेरा ये मानना है, मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं जब पढ़ता था तब से मैंने ये बात एक्सपीरियंस की अपने स्टूडेंटहुड से, कि मैंने जो चैप्टर्स ऐसे पढ़े, जिस तरीके से पढ़े, मुझे लगता है कि मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का छात्र हूं। मेरे बेसिक जो मैंने 12th क्लास की थी वो बायो से नहीं, मैथमेटिक्स से करी थी। बायो मैंने बाद में एक सब्जेक्ट से, एडिशनल सब्जेक्ट से किया, तब ऐसा हो जाता था, अभी भी हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में से हूं। तो आई हैव नेवर स्टडीड बायोलॉजी फ्रॉम एनी टीचर इन क्लासरूम, बिकॉज था ही नहीं। फिर जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मुझे 3 महीने के बाद ऐसा लगा कि इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, टीचर क्यों पढ़ा रहा है, मतलब ये तो सब हम खुद पढ़ सकते हैं, मैं खुद समझ सकता हूं। 2-3 महीने के बाद ऐसा बहुत सारे बच्चों को अभी भी लगता है और वो करते हैं मेरी जैसी गलती, बट ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ, दिस वाज माय मिस्टेक विच आई हैव डन इट। क्या गलती थी कि मैंने वो टीचर को फिर छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ट्यूशन छोड़ देता हूं और आई हैव सिट इन माय हाउस, और मैं खुद से पढ़ने लगा। डेफिनेटली खुद से भी पढ़ने पर चीजें आई जाती हैं, बट इट वॉज अ टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग होता है।
आप भी वो काम खुद कर सकते हो, क्योंकि आप एक दो सोर्सेज से पढ़ोगे, कुछ ऑनलाइन देख लोगे। तब तो खैर ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, तो अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ता था। तो एनी हाउ आप भी उसको कैसे न कैसे लर्न कर लोगे, बट इट विल टेक टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम स्पेंड उतना ही है। अभी टेक्नोलॉजी आने के कारण से प्रोज और कॉन्स तो सब में होते हैं, तो टेक्नोलॉजी के भी हैं। अच्छाई भी है इसमें कि आप यदि कहीं फंस गए हो किसी जगह पर, नहीं तो ऑनलाइन आप डालिएगा, बहुत सारे अवेलेबल हैं। सारे तो खराब नहीं पढ़ाते ऑनलाइन में टीचर्स, बहुत सारे खराब हैं, सारे खराब नहीं है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी मिल जाता है। तो वहां से आप दैट पोर्शन कैन बी सॉल्व एट दैट टाइम। हमारे समय में मुझे लगता है वो इंतजार करना पड़ता था कि नेक्स्ट डे टीचर के पास जाएंगे, जब हम पूछेंगे तब वो पूरा होगा। अभी आपके पास एक सुविधा है, बट उसका ड्रॉबैक भी है कि आप इधर उधर दाएं बाएं भी भागते हो। फिर तो कुल मिलाकर के नटशेल में बात यह है कि हमें जो तैयारी करनी है, उस तैयारी को फोकस करने के लिए हमें खुद से पढ़ने का मौका मिले, तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है। जो चीज आप एक बार ही खुद से समझते हो वो शायद नहीं भूलते, या लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह जाती है। टीचर के बताए हुए सम्स, टीचर की बताई हुई बातें आप कई बार वापस से फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आपने देखा फिजिक्स में वो टीचर ने एक बार सम सॉल्व कर दिया, फिर वापस से फिर वो प्रॉब्लम है, अगली बार फिर आप कर रहे हो, फिर नहीं आया आपको, फिर वापस अरे यार बताया था, दोबारा फिर पूछा। मतलब कई बार ये लॉन्ग रिव्यू हो जाता है। अब इसमें यदि हम ऐसा खुद से कर लें, खुद से सीख लें, तो मैंने ये काम करने लगा, मैं खुद से पढ़ने लगा। तो खुद से पढ़ने की वजह से मैंने सब्जेक्ट तो सीखा, लेकिन इसने टाइम बहुत ले लिया, जिसकी वजह से मैं शायद एमबीबीएस नहीं कर पाया। मैंने बीएमएस करके संतोष करना पड़ा मुझे। मैं आज इस बात को रियलाइज करता हूं कि एट दैट टाइम यदि मैंने ये ऐसा मिस्टेक नहीं करी होती, मैं टीचर्स के थ्रू ही पढ़ा होता, जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि वो मुझे लगता था ये मुझे नहीं आएगी, तो मैंने उसके ट्यूशंस को कंटिन्यू रखा। बट आई हैव लीव माय जूलॉजी बॉटनी ट्यूशंस इन मिड ऑफ द प्रिपरेशन। उसकी वजह से हुआ कि मैं जितना उसमें कर सकता था वो उतना नहीं कर पाया। दैट्स वाई मुझे उसके एक इंफीरियर जॉब से संतुष्ट करना पड़ा अपने आप को। ऐसा कई बार बच्चे यहां पर भी करते हैं, और वो कई बार अपना साल बिगाड़ लेते हैं। वो मेरे साल बिगड़ने जैसा था, मेरा तो कैरियर बिगड़ने जैसा था। वट एवर इन माई लाइफ आई हैव डन सक्सेसफुली, जो मेरे साथ वाले नहीं कर पाए वो भी कर रहा हूं मैं, बट एट दैट टाइम देखा जाए तो वो मेरे लिए फेल्योर था। अब ऐसा हम कई बार ऐसा करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके साथ ही भी बहुत सारे ऐसा कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा क्यों हम वापस से पूरा पढ़ें, क्योंकि डेफिनेटली दुखदाई है। आपको भी समस्या आएगी, वही चीज पढ़नी है, क्योंकि 70-80% तो आपको आता ही है ना वो यार। पर आपका यहां बैठना ये भी इंडिकेट कर रहा है आपको 100% नहीं आता। आपका यहां बैठना इंडिकेट कर रहा है आपको 100% नहीं आता, बट आपको समहाउ आता है, कुछ तो आप जानते ही हो। तो वो जो जितना आपको आता है वो आपको बार बार ऐसा मेंटली स्क्वीज करता है कि यार क्यों बार बार फिर ये पढ़ना, वही सेल दोबारा से पढ़ा रहे हैं सर, वही दोबारा से पढ़ा रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा तरीका अलग अपनाएंगे। पढ़ना तो अपन को है ही सारा कुछ। खैर जो लोग इंडक्शन क्लास में थे उन्होंने मैंने बता दिया था कि हमारा तरीका ये रहेगा कि हम पहले से पढ़ के आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जितनी भी क्वेरीज हैं वो पहले से हमारे सामने हो, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं तो उस बात को आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है पढ़ाई में कि हमें ये पता ही नहीं होता हमें क्या नहीं आता। व्हेनेवर यू नो द थिंग्स जो आपको नहीं आती हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी परेशानी है कि जब हमें ये लगता है कि हमें इसमें सब आता है लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको पूरा नहीं कर पाते। दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई हैव सीन के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स में यही समस्या होती है कि उनको पता ही नहीं होता। वो कह रहे हमने पूरा, बहुत सारे बच्चे आते हैं वो तो मैंने सारी इसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, इसलिए जब टेस्ट होता है तो मैं पूरा नहीं ला पा रहा। तो कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं है, जो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कहां हम गलती कर रहे हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा जज करना है, उन बातों को पकड़ना है। उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि आपके पास 60, 70, 80% सबके अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, 60, 70, 80% आपको आता है, आप उसको पहले से पढ़िए। नॉट ओनली इन दिस सब्जेक्ट, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको पहले से पढ़ना है, पढ़ करके आना है और फाइंड आउट करके लाना है कि कहां पर प्रॉब्लम है, एक्चुअल में आप कहां फंसते हो, जिससे कि आप
क्लास के साथ ही उसको सही कर पाओ, समझ पाओ, क्योंकि वो चीज पहले से आप क्लास के टाइमिंग में उसी समय पर उसी जगह पर पूछोगे तो कहीं वाजिब एक्सप्लेनेशन के साथ वो बात टीचर आपको बताएगा भी और आपको समझ भी आएगी। तो सारी नोट्स आपके पास हैं, सभी कुछ है आपके पास। वापस से फिर हमें पढ़ने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। आप में से कुछ ऐसे होंगे, भगवान करे आप में से ज्यादातर ऐसे हों जो कि रिजल्ट आने पर छोड़ के चले जाएं, मतलब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, इतना नीचे आ जाए मेरिट लिस्ट। बट जितना आएगी, जो नहीं जा पाएंगे हम, हो सकता है कुछ बेटर लिखा हो। फेल्योर हमेशा खराब नहीं होती, कई बार फेल्योर के आउटकम बाद के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे हमारे पास ढेरों उदाहरण है। चलेगा, तो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं आज आपके सिलेबस का श्री गणेश करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, चूंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले 12th का सिलेबस, हम पहले 12th पढ़ेंगे। 12th में से आप देखिएगा, यदि हम अमाउंट ऑफ सिलेबस के हिसाब से देखें तो रेशियो बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस पूछने का, नॉट ओनली इन द बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट में देखा जाए। इस बार 12th का वेटेज ज्यादा था, अमाउंट ऑफ सिलेबस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो वेटेज परसेंटेज वाइज ज्यादा है। तो हम 12th को पहले पढ़ेंगे। लेकिन 12th पढ़ने के लिए, चूंकि हम बेसिकली रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ एलिमेंट्री बातें हमें पता नहीं होती हैं। आप सबने पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल एलिमेंट्री बातें अभी भी थोड़ी सी कहीं अनफोल्ड होना जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है। तो उस टॉपिक में पहुंचने से पहले मैं 11th की कुछ बातें आपको बेसिक दोबारा से फिर ब्रीफ कर देना चाहूंगा। इनमें से एक तो है जो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का फाइनल पोर्शन है, जिसमें हम क्रोमोसोम पढ़ रहे होते हैं। वो होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जीन की पोजीशन, जीन क्या है, जीन और एलील क्रोमोसोम पर कैसे सिचुएटेड होती हैं, जिससे कि आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलीलिज्म, ये परेशान करते हैं, आपको आखिरी तक परेशान करते हैं। वो एक्चुअल में परेशान करते इसलिए नहीं कि आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ रही, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में दो अलग अलग जीन जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले, उनकी पोजीशनिंग क्या है, वो सेम क्रोमोसोम पर अलग क्रोमोसोम पर क्या है। मल्टीपल एलीलिज्म में एलील्स की पोजीशन क्या है, मल्टीपल एलीलिज्म में भी बहुत सारी एलील्स हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी बहुत सारी एलील्स हैं। तो वी स्टिल कंफ्यूज्ड कि यार मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम समझने को समझ लेते हैं, मैं ये आपको समझा दिया, आपने भी अपने आप को समझा लिया, बट वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि बात इसीलिए समझ में नहीं आती कि हमें एग्जैक्ट क्रोमोसोम पर जीन और एलील की सिचुएशन से हम वाकिफ नहीं हैं। इससे आपको लग रहा होगा कि आपने पिछले साल तो बहुत अच्छा पढ़ लिया था, सर ने बताया था, वो सारी बात तो आपको पता थी, होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आप जानते हो, आप खुद भी घर से अभी पढ़ के आए हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ नया सीख करके जाओ, पढ़ के आए उसके बावजूद। तो हम यहां शुरुआत वो क्रोमोसोम वाले पोर्शन से करेंगे। तो मैं क्रोमोसोम की बेसिक एलिमेंट्री जानकारी दूंगा आपको, फिर मैं वापस से आपको एक बार माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाऊंगा। तो ये वाला पोर्शन पढ़ने के बाद हम 12th का सारा पोर्शन पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें बायोमॉलिक्यूल तब तक शायद पटेल सर आपको बता देंगे, समझा देंगे, नहीं तो जितना मॉलिक्यूलर, और इस बार हम थोड़ा सा रिवर्स पढ़ेंगे सीक्वेंस जेनेटिक्स का। पहले मैं मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा, फिर हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने पहले प्रिंसिपल पढ़ा, फिर मॉलिक्यूलर। इस बार मॉलिक्यूलर पहले पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल बाद में पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस में अपन चलेंगे। तो मैं, आप पढ़ के आए हैं, वापस से मैं एक बार आपको वो बातें दोबारा से समझाता हूं। देखिएगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में हारना नहीं है, ये मान लेना, क्योंकि आप बहुत अपने आप ब्रेन वाइज सुदृढ़ हैं कि आप 2 दिन में ही अपने आप को सेटल करके यहां तक पहुंच गए। अभी बहुत सारे बच्चे आने बाकी हैं, आएंगे, आपके OIG में जोड़ेंगे। मुश्किल होता है थोड़ा सा वापस से फिर शुरुआत करना, लेकिन कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं वापस। तो देखिए, मैं आपको क्रोमोसोम वाला पोर्शन वापस से दोबारा बताऊंगा। बेसिक जानकारी लेंगे अपन क्रोमोसोम की। यूं तो टेक्निकली इस टर्म का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। क्रोमो शब्द का मतलब है कलर्ड, और सोम का मतलब होता है बॉडी।
तो एक्चुअल में जब स्ट्रासबर्गर ने सेल के अंदर न्यूक्लियस में एक डाई यूज की, तो उससे उन्हें कुछ कलर्ड बॉडी इसमें दिखाई दी। उन कलर्ड बॉडी को ही उन्होंने नॉमेनक्लेट किया एज अ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल डिफाइन नहीं करता ये वर्ड, ये क्रोमोसोम वर्ड की लिटरल मीनिंग है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आप कंफ्यूज होते हो। वो पूछता है कि क्रोमोसोम वर्ड का मीनिंग क्या है। वो ये नहीं पूछ रहा क्रोमोसोम क्या है, वो पूछ रहा क्रोमोसोम टर्म का मीनिंग क्या है। तो क्रोमोसोम टर्म आपको ये बताता है कि कलर्ड बॉडीज हैं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडीज देखी थी, उनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। देखिएगा, हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए और डीएनए के बाद उससे कॉम्पैक्शन या जो आप कहें तो पैकेजिंग पढ़ा हुआ है आपने, है ना। मैं एक एक करके इस बात को आपके सामने रखता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डबल हेलिकल होता है डीएनए। ये आप जानते हैं कि ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये मैंने एक डीएनए ऐसे टेक्निकली बना दिया यहां पर। आप ये जानते हैं कि इस डीएनए के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं, ए टी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ, टी ए के साथ, ए टी के साथ, ए टी के साथ, सी जी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, सी जी, ए टी, जी सी, ए टी, टी ए, सी जी, ए टी ए, सी जी। ये मान लीजिएगा मैंने से डीएनए बना दिया आपके सामने। आप जानते हैं कि ये डीएनए क्रोमोसोम तक कैसे पहुंचता है। आपने पढ़ा हुआ इसमें पहले पैकेजिंग होती है और फर्स्ट और 2 डिग्री पैकेजिंग होती है, किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और ये क्रोमैटिन में बदल जाता है। तो मैं इससे सीधे ठीक इसकी क्रोमैटिन फॉर्म लिख दे रहा हूं। मैंने इस तरह से इसकी क्रोमैटिन फॉर्म लिख दी। ये मैंने इसकी क्रोमैटिन फॉर्म लिख दी है। लेकिन आप जानते हैं कि क्रोमैटिन तक पहुंचने में इसे हिस्टोन, नॉन हिस्टोन इन प्रोटीन्स का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, ये मैंने इसकी हिस्टोन प्रोटीन्स यहां पर बना दिए। आप चूंकि पैकेजिंग जानते हैं तो इसको पैकेजिंग से कंपेयर ना करें। मैं क्रोमोसोम तक ब्रीफ करने वाला हूं, इसलिए मैंने ऐसे रफली इसको पैकेजिंग बना दी। आप जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही कंबाइन करके क्रोमैटिन में बदल जाता है। हम जानते हैं कि जब ये क्रोमोसोम में पहुंचता है तो ये मान लीजिएगा मैंने कहा डीएनए है और इसको मैंने क्रोमैटिन मान लिया है, और क्रोमैटिन फाइनली कहां पहुंचेगा, क्रोमोसोम तक पहुंचेगा। देखिए, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम तक पहुंचेगा। तो ये तो लोअर लेवल पैकेजिंग है। अब ये कहां पहुंचेगा, क्रोमोसोम में। लेकिन हम जानते हैं कि क्रोमोसोम तक पहुंचते पहुंचते इसमें यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाता है। क्यों हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन? क्योंकि पैकेजिंग
जब क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो कौन सी जगह होती है वो? प्रोफेज। प्रोफेज से पहले डेफिनेटली उसने एस फेज को कंप्लीट किया होगा, और एस फेज को कंप्लीट किया हुआ तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया होगा। तो यहां पर अपन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन भी करा देते हैं। साथ में हम जानते हैं कि यहां पर हिस्टोन सिंथेसिस भी हो गई होगी। हमने पढ़ा हुआ है कि हिस्टोन सिंथेसिस भी हो जाती है एस फेज में। तो डीएनए और हिस्टोन दोनों की सिंथेसिस होती है, और हम क्या बोलते हैं कि डीएनए और हिस्टोन इंटरनली डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। अब देखिएगा ये यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर एक नहीं दो हो जाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो ये मैंने दो स्ट्रक्चर कर दिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अब चूंकि ये इस समय तक आते आते क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा, तो मैंने इसको यहां पर ये क्रोमोसोम का रूप दे दिया है, और ये इसके ऊपर मैंने पेलिकल चढ़ा दी है। समझ गए ना? तो ये बेसिकली क्रोमोसोम है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं कि भाई जीन असल में क्या है? जीन डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है जिसके अंदर कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये एक जीन है, ये वाला पार्ट एक जीन है, तो इसमें सीक्वेंस क्या है? एक स्ट्रैंड में TAA, दूसरे में ATT, ये सीक्वेंस है। ये कोई जीन है, मान लीजिएगा मैंने कहा ये A जीन है। दूसरी जीन मान लीजिएगा मैंने यहां ये बता दी कि ये भाई एक जीन है, इसको मैंने बोल दिया कि ये मान लीजिएगा B जीन है, और ये मान लीजिएगा मैंने यहां पर तीसरी जीन मान ली, और ये मान ली मैंने कि ये C जीन है। यही हुआ ना? तो मैंने ये जीन मान ली। अच्छा, आप कहोगे कि तो किसी डीएनए पर सारी कैपिटल ई जीन होती हैं, आप तो ये भी कहते हो रिसेसिव जीन भी होती हैं। तो मैं चलिएगा आपको समझाने की दृष्टि से यहां पर इसको स्मॉल सी मान लेता हूं, क्योंकि स्मॉल सी भी तो अपने आप में एक फॉर्म है किसकी? जीन की। तो मैंने यहां स्मॉल सी मान ली। ऐसे मैंने मान लिया कि इस डीएनए पर तीन अलग अलग कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, वो तीन जीन मौजूद हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ? इस डीएनए में उन अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ बेस सीक्वेंसेस या जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है अलग अलग होंगे। तो यहां पर ए जीन का मतलब है TAA सीक्वेंस, बी जीन का मतलब है AGG सीक्वेंस, और सी जीन का मतलब है GAT सीक्वेंस। ये ऐसा सीक्वेंस है। तो पहले तो समझिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेसिक लिटरल मीनिंग क्या है? डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस में पाया जाना। इसे पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक ही डीएनए में अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैंने यहां पर तीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को A, B और स्मॉल c से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, हम बात ये पढ़ते हैं कि ये जीन है, जीन में कोई कैपिटल होती है, कोई स्मॉल होती है, ये डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं किसकी? जीन की। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील। उसके फंक्शनिंग पर मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी मैंने लोकेशन समझा दी। तो जब ये डीएनए क्रोमैटिन में कन्वर्ट होगा तो भी तो ये इसके अंदर मौजूद होंगी, ये क्रोमैटिन में भी मौजूद होंगी। तो यही डीएनए क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिएगा ये कैपिटल A यहां आ गई, कैपिटल B यहां आ गई, और ये स्मॉल c यहां आ गई। ये जीन की पोजीशंस है। तो कैपिटल A यहां आ गई, कैपिटल B यहां आ गई, और स्मॉल c जीन यहां आ गई। ये क्रोमैटिन में, जब ये क्रोमैटिन में मौजूद है तो क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होंगी कि नहीं होंगी? तो ठीक है भाई, A जीन यहां है, B जीन यहां है, और स्मॉल c जीन यहां है। तो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल स्मॉल c ये जीन इस क्रोमैटिन में होंगी, तो क्रोमोसोम में भी पहुंचेंगी। क्योंकि इसी डीएनए का तो रेप्लिकेशन हुआ है, तो सेम यहां पर भी तो मौजूद होना चाहिए। तो वही जीन यहां पर भी मौजूद होंगी। तो देखिएगा, आप याद करिएगा, मैं जब भी बताता हूं आपको क्या बोलता हूं, एक क्रोमोसोम के
दो क्रोमेटिड 100% आइडेंटिकल होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड होते हैं दो होते हैं, और वो दो क्रोमेटिड एक दूसरे के 100% आइडेंटिकल होते हैं। रीजन क्या है? वो उसी डीएनए से बने हुए होते हैं, उसी डीएनए की कॉपी तो बन रहा है। तो ये एक्चुअल में डीएनए से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने की कहानी है। ये आपको समझ में आ गया? तो बेसिक बात ये समझ लीजिएगा कि डीएनए से क्रोमेटिन बना और क्रोमोसोम से क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने के बीच में उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी हो गया, हिस्टोन सिंथेसिस भी हो गया। तो इसीलिए वो दो आइडेंटिकल पार्ट का बना होता है। ये दो आइडेंटिकल पार्ट ही उसके क्रोमेटिड कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहलाते हैं। जो कहीं पर भी यहां बीच में कहीं आपको सेंट्रोमियर बताया जाता है, काइनेटोकोर, उनकी चर्चा में नहीं करूं, मॉर्फोलॉजिकल चर्चा नहीं करूं, बेसिक हम बात उसके लिटरल मीनिंग की कर रहे हैं। तो ऐसा क्रोमोसोम होगा। तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड 100% आइडेंटिकल होते हैं। यदि एक क्रोमेटिड पर जैसी जीन है उसके दूसरे क्रोमेटिड पर सेम प्लेस पर वैसे ही जीन होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। कैपिटल जीन है तो कैपिटल होगी, स्मॉल जीन है तो स्मॉल होगी, कोई अंतर नहीं होता। ये पहले आप बेसिक बात समझ लीजिएगा, डीएनए से क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बनने के बीच में क्या परिवर्तन आते हैं। ये हो गया। अब मैं बात करता हूं भाई कि हम जब चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। ये मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको क्रोमोसोम बताया है, ठीक है ना। अब मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, एक और ऑर्गेनिज्म की चर्चा करता हूं। ये मैं यहां से ये बातें सब हटा देता हूं। मैंने मान लिया कि एक ऑर्गेनिज्म तो ये है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम है, और एक और कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर भी मैं ऐसा ही क्रोमोसोम बना लेता हूं। तो मैंने ऐसा ही एक और क्रोमोसोम बना लिया ये। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि ये जो ये ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का है और ये ऑर्गेनिज्म इस प्रकार का। ये मैंने दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे होती है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लिटरली होता कैसा है वो समझिएगा। मान लीजिएगा ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैंने कहा भाई ये ऑर्गेनिज्म है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये ए ऑर्गेनिज्म है और ये बी ऑर्गेनिज्म है। अब इन दोनों का मान लीजिएगा फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक क्रोमोसोम इससे आएगा, एक क्रोमोसोम इससे आएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये क्रोमोसोम आपका एक इधर से आया और एक क्रोमोसोम इधर से आया। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया जी। अब जब हम ये कहते हैं कि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, तो देखिएगा क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं क्या? बिल्कुल ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन यहां पर मान लीजिएगा मैंने जो जीन ली थी, ये देखिएगा थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने आपको समझाने की दृष्टि से। यहां जो जीन ली थी ये मैंने इसी की चूंकि कॉपी करी हुई है, तो मान लीजिएगा मैंने कहा कि यहां जो जीन है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यहां कैपिटल ए जो और थोड़ा पहले बड़ा कर ले तो फिर छोटा करूंगा। देखिए एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म वो है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर यहां कैपिटल ए कैपिटल जी
कैपिटल ए जीन है एक क्रोमेटिड पर, दूसरे पर भी सेम। यहां पर मैंने मान लिया कि यहां जो जीन है ये मान लीजिए स्मॉल ए है। अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही कैरेक्टर की जीन होती है, जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती है। मान लीजिएगा एक ऑर्गेनिज्म उसी स्पीशीज का है, उसके एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए है, तो दूसरा क्रोमोसोम उसी स्पीशीज के किसी मेंबर में, क्या ऐसा हो सकता है जिस पर उसी जगह पर स्मॉल ए हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की दो वेरिएबल इंफॉर्मेशंस पूरी पॉपुलेशन में चलती हैं। जैसे मेरे किसी क्रोमोसोम पर यहां कोई जीन है, तो आपके अंदर इसी जगह पर जीन तो होगी उसी कैरेक्टर की, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर यदि डोमिनेंट जीन है तो आपके अंदर भी डोमिनेंट हो। इस पूरी पॉपुलेशन में दो तरह की जीन पाई जाती हैं जो ऑल्टरनेट फॉर्म कहलाती हैं, किसकी? एक ही कैरेक्टर की। उनकी खास बात क्या होती है? वो होमोलोगस क्रोमोसोम के आइडेंटिकल लोकस पर होती हैं। किसी में वो डोमिनेंट हो सकती है और किसी में वो रिसेसिव हो सकती है। मैंने मान लिया कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्मॉल है, इस जगह पर मैंने मान लिया कि कैपिटल बी है, इस जगह पर मैंने मान लिया स्मॉल सी है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। किन्हीं दो क्रोमोसोम पर, डिफरेंट पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स में किन्हीं दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर वो आइडेंटिकल भी हो सकती है और एक दूसरे के काउंटर पार्ट यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हो सकती हैं। तो मैंने मान लिया है ऐसा, मानने को ऐसा कोई हमेशा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। यहां कैपिटल हो, यहां पर भी कैपिटल ए हो सकता है, यहां पर स्मॉल है, यहां पर कैपिटल ए हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, करेक्टर यही रहेंगे उन जगहों पर, परंतु उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा मैंने मान लिया। तो जब ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो एक क्रोमोसोम इधर से आएगा उस ऑर्गेनिज्म में, एक क्रोमोसोम इधर से आएगा। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा हो जाएगा बोलिएगा? ये ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो इस जगह पर इस वाले क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद होगा बोलिएगा? इस जगह पर यहां पर स्मॉल ए मौजूद होगा रेदर देन कैपिटल ए, तो यहां पर स्मॉल ए होगा। तो बताइए ये क्या हुआ? यदि हम जब इस ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म क्या लिखना पड़ेगा अपन को? ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी है और स्मॉल सी है। यही तो हुआ। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है? ये जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से क्रोमोसोम आए, किसी एक ऑर्गेनिज्म में पहुंचे, तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैसा है? वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, दो अलग अलग से बना, हाइब्रिड है। अब किसी एक कैरेक्टर के लिए तो इसमें क्या है? हेटेरोजाइगोसिटी। किसी एक कैरेक्टर के लिए क्या है? होमोजाइगोसिटी, वो भी क्या? डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए। और एक में क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर के लिए होमोजाइगोसिटी होती है। लेकिन ये तीनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ लेना है कि एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर जो जीन होंगी वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए होंगी। लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के आइडेंटिकल लोकस पर जो जीन होंगी वो सेम कैरेक्टर की होंगी। उन सेम कैरेक्टर की जीन को ही हम क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। तो कैपिटल ए का एलील भी है, कैपिटल ए स्मॉल ए का एलील भी है, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल बी का एलील नहीं हो सकता। एलील का मतलब क्या है? एलील भी जीन ही होती है, ऐसी जीन जो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो क्या कहलाती है? एलील कहलाती है। दे कैन बी आइडेंटिकल और दे कैन बी नॉन आइडेंटिकल। लेकिन नॉन आइडेंटिकल होंगी तो कैसी होंगी? वो नॉन आइडेंटिकल होंगी तो वो होंगी तो सेम कैरेक्टर की ही, एक को हम रिसेसिव को किससे? लोअर स्क्रिप्ट में, और डोमिनेंट को हम सुपर स्क्रिप्ट यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझ लेना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस हो सकता है और पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसमें सिर्फ दो ही क्रोमोसोम का नंबर तो 2 से लेकर के 1600 तक कुछ भी हो सकता है।
भाई अपने क्या पढ़ा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कम से कम क्रोमोसोम की संख्या 2 और ज्यादा से ज्यादा 1600 तक हो सकती है। अब ये मान लीजिएगा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 2 नहीं 4 क्रोमोसोम है, तो ऐसे ऐसे 2 क्रोमोसोम और भी होंगे कोई। मान लीजिएगा मैंने ऐसे ऐसे 2 क्रोमोसोम और बना लिए, मैंने कहा कि नहीं भाई इसमें ऐसे ऐसे 2 क्रोमोसोम और भी हैं, मैंने कहा इसमें 2 क्रोमोसोम और भी हैं, मैंने ये 2 क्रोमोसोम और बना लिए। लेकिन इनके ऊपर अब हम जो ये क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर जो जीन्स होंगी वो जीन्स ये नहीं होंगी जो हमने पढ़ रखी है, ना इनके ऊपर ये लोकेशन होगी जीन्स की। जो ये जीन्स की लोकेशन हमने बना रखी है ये नहीं होगी, कुछ और हो सकती है। देखिए ये कुछ और हो सकती है, ये मैंने मान लीजिएगा बना दिया वापस से, क्रोमोसोम बना दिया। अब मान लीजिएगा मैंने कहा कि नहीं यहां पर जो जीन है अब ये दूसरी जीन है, तो इसकी जगह पर अब जो दूसरी जीन होंगी वो कहीं और होंगी। मान लीजिएगा अब वो जीन की लोकेशन ये है, यहां ये है, तो बताइए क्या होगा। तो दूसरे भी क्रोमेटिड के अंदर ये पूरा एक क्रोमोसोम है, दूसरे क्रोमेटिड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, उसी सेम लोकेशन पर जीन्स प्रेजेंट होंगी, ये आपको जान लेना है। लेकिन इस वाले क्रोमोसोम से इनकी पोजीशन अलग है। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के जैसा ही होगा। किसके जैसा, ये जो मैंने बना रखा है पहला। तो इसमें भी जीन उसी लोकेशन पर वहीं पर होंगी जहां पर आपको दूसरे के अंदर दिखाई दे रही। इसमें भी मैंने वही जीन बना दी। तो देखिएगा ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है कि ये कोई अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये कोई अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ बड़ी कर देता हूं जिससे कि आपको ये पता रहे। ये दूसरे कोई होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही ऑर्गेनिज्म में। अब मैंने ये ऑर्गेनिज्म कैसा मान लिया जिसमें 4 क्रोमोसोम है। 4 क्रोमोसोम मतलब 2 पेयर होंगे, एक पेयर ये है, ये आपस में होमोलोगस है, एक पेयर ये आपस में होमोलोगस है। इस पर जो जीन होंगी वो इस जीन से अलग होंगी। इस पर अपन ने एबीसी मानी थी, तो मान लीजिएगा इस पर डी और इस पर कहीं ई जीन है। तो जरूरी है क्या इस पर कैपिटल ई हो, इस पर स्मॉल डी भी हो सकता है, इस पर इधर कैपिटल डी भी हो सकता है, इस पर स्मॉल ई हो सकता है तो इस पर इधर कैपिटल ई हो सकता है, या इधर भी स्मॉल ई ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको वापस बता रहा हूं कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम पर भी जो जीन पाई जाएंगी वो भी कैसी होंगी, वो भी नॉन आइडेंटिकल जीन होंगी, यानी नॉन एलीलिक जीन होंगी। कुल मिलाकर के आपने क्या समझा, एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर जीन हो, चाहे अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर जीन है। यदि आइडेंटिकल लोकस नहीं है तो वो जीन कैसी होंगी, नॉन एलीलिक जीन होंगी, अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होंगी। बात समझ गए। आपको सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में आइडेंटिकल लोकस याद रखना है, वही जीन आपस में क्या होती है, एलील होती है। इसके अलावा जहां पर भी कोई जीन प्रेजेंट है तो वो जीन कैसी होगी, नॉन एलीलिक जीन होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्रोमोसोम ऐसे ऐसे और भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, कितने भी क्रोमोसोम हो सकते हैं। अपने अंदर ऐसे ऐसे कितने होंगे, 23 पेयर होंगे। तो हमारे हर पेयर क्रोमोसोम पर जो जीन है, एक पेयर क्रोमोसोम पर मान लो अपन ने 30,300 जीन है या 340 जीन है या 450 जीन है, तो वो सारी एक दूसरे के क्या है, नॉन आइडेंटिकल। और दूसरे क्रोमोसोम पर जो जीन है और कोई 500 जीन है तो वो भी क्या है, उन 345 या जो भी जीन है उसके नॉन आइडेंटिकल। तो हर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन है वो एक दूसरे की नॉन आइडेंटिकल है, नॉन एलीलिक जीन है। समझ गए ना। अब बात करते हैं हम कि जो एक सेट में जो जीन है वैसी ही जीन दूसरे सेट में भी होंगी, उन्हीं सेम लोकस पर वो उनके क्या होंगी, एलीलिक जीन होंगी। सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। तो किसी एक ही क्रोमोसोम में किसी एक लोकस के लिए होमोजाइगोसिटी हो सकती है,
किसी एक लोकस के लिए हेटेरोजाइगोसिटी हो सकती है, तीनों के लिए होमोजाइगोसिटी हो सकती है, तीनों के लिए हेटेरोजाइगोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इंडेफिनिट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर। मेरे किसी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो कंडीशन देखोगे, मान लीजिएगा 10 जीन है, तो मेरे अंदर एक क्रोमोसोम पर 10 डोमिनेंट, दूसरे पर 10 रिसेसिव हो सकते हैं। किसी के पर इधर 5 डोमिनेंट, इधर 5 रिसेसिव हो सकते हैं, किसी के पर इधर 5 डोमिनेंट, इधर 5 रिसेसिव हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन कहीं पर भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा समस्या किसमें आती है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलीलिज्म में। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पर मैं वो भी एक बार आपको समझा देना चाहता हूं। मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये एक पेयर क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म का, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम है, और ये मान लीजिएगा तीसरा पेयर क्रोमोसोम है। ठीक, मान लीजिएगा यहां मैंने मान लिया कि कैपिटल ए जीन है, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी जीन है, यहां कैपिटल सी जीन है, यहाँ स्मॉल डी जीन है, यहाँ कैपिटल ई स्मॉल ई जीन है, यहाँ पर कैपिटल एफ जीन है, यहाँ कैपिटल जी स्मॉल जीन है, यहाँ स्मॉल एच कैपिटल एच जीन है, यहाँ स्मॉल आई, यहाँ स्मॉल आई जीन है। कुछ भी ऐसे मैंने कंडीशन लिख दिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ये किसी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ये तीसरे कैरेक्टर को, ये चौथे कैरेक्टर को, ये पांचवें को, ये छठवें को, ये सातवें को, ये आठवें को, ये नौवें को। ये 9 अलग अलग कैरेक्टर की तो जीन है। बात समझ रहे हो? क्योंकि मेंडल क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर की जो जीन होती है या एक कैरेक्टर किसी एक जीन से ही रिप्रेजेंट होता है या कंट्रोल होता है, और उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। तो मैंने हर एक की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स लिखी है। कंडीशन किसी की होमोजाइगस है, किसी की हेटेरोजाइगस है, कुछ भी है। अब ये सब अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम यहां जानना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, तो नॉर्मल मेंडलिज्म है। जब सबसे ज्यादा हम परेशान होते हैं तो हम होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलीलिज्म में। तो हम पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मान लीजिएगा ये जीन और ये जीन किसी एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अलग अलग लोकस की जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देती। ये तो क्या बात बता रहा हूं मैं, ये क्या बता रहा हूं, मेंडल ने तो ये बेसिक बात बताई कि हर कैरेक्टर की एक जीन होती है जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम के एक किसी लोकस पर पाई जाती है, जो आइडेंटिकल लोकस में सिमिलर या डिसिमिलर हो सकती है। सिमिलर है तो होमोजाइगस और डिसिमिलर है तो हेटेरोजाइगस होगा। यही बात बताई थी। अब लेकिन 2 अलग अलग क्रोमोसोम की जीन मान लीजिएगा एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में लग जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्या ऐसा होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अलग अलग क्रोमोसोम की जीन ही इन्वॉल्व होंगी? जी हां। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस की जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इन्वॉल्वमेंट करने लगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे नाम देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती। अब बात करते हैं हम कि ये तो हमें आसानी से समझ में आ गया, तो हमें क्या याद रखना है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अलग अलग लोकस की, डिफरेंट लोकस की जीन इन्वॉल्व होंगी सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने में। ये जब डिफरेंट लोकेशन की बात करते हैं या लोकस की बात करते हैं तो ये तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक ही क्रोमोसोम की जीन यदि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 अलग अलग लोकस की जीन, तो क्या वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं हो सकती? होगी। ये भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा पढ़ते भी, किसमें पढ़ते हैं बोलो? अरे भाई थैलेसीमिया में पढ़ते हैं ना, 16वें और 11वें क्रोमोसोम की जीन होती है, तो सेम क्रोमोसोम की वो जीन होती है। अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और
सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो बात को ध्यान से समझिएगा, वहां पर एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस की जीन इन्वॉल्व हो रही हैं सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए वो क्वांटिटेटिव कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो आप ध्यान से समझ ले, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि अलग अलग लोकस की जीन, चाहे वो सेम क्रोमोसोम के हो चाहे वो डिफरेंट क्रोमोसोम के हो, वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है? क्योंकि यहां पर भी जब अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे होते हैं। कैपिटल ए किसी ऑर्गेनिज्म में मान लीजिएगा कैपिटल ए, कैपिटल सी और कैपिटल एफ है, तो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी कैपिटल एफ स्मॉल एफ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या लगता है? हमें लगता है कि इसमें भी तो कई सारी एलील कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन आप भूल गए इसमें कई सारी एलील नहीं है, इसमें एक लोकस की 2 ही एलील है। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म नहीं है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम मल्टीपल एलीलिज्म को कैसे समझेंगे? मल्टीपल एलीलिज्म तब होगा, मान लीजिएगा इस लोकस पर ये जीन है, कौन सी? कैपिटल ए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिएगा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं बात करूं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में यही मैंने सेटअप लगा दिया, और इसी सेटअप की बात करता हूं, मैंने यहां लगा दिया, और इसके अंदर मान लीजिएगा मैंने कहा यहां पर कैपिटल A1 है, एक और ऑर्गेनिज्म निकाल लिया मैंने ऐसा ही, उसके अंदर कैपिटल A2 है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, एक क्रोमोसोम पेयर के आइडेंटिकल लोकस पर केवल 2 ही फॉर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एलील बोलते हैं। लेकिन यहां पर फॉर्म्स की संख्या 2 से ज्यादा हो गई, ए है, A1 है, A2 है। अब मुझे बताइएगा ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इससे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? तो यदि किसी कैरेक्टर को एक ही लोकस कंट्रोल कर रहा है लेकिन उसमें फॉर्म्स 2 से ज्यादा हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। तो देखिए इस बार ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा पूछा गया, इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करती है नहीं करती? तो उसका आंसर है नॉन मेंडेलियन। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से जीन आ रही है एक ही कैरेक्टर के लिए, तो वो मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करेगी। लेकिन क्या मल्टीपल एलीलिज्म मेंडलिज्म को फॉलो करे? वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेंडलिज्म को इसलिए फॉलो करेगा कि उसमें लोकस सेम है। समझ गया ना? तो ये इस बार का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया था। तो हमें बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि मल्टीपल एलीलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। आई होप कि अब आपको यह समझ में आया होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलीलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब एक कैरेक्टर अलग अलग लोकस के जीन से कंट्रोल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन जब कोई कैरेक्टर सेम लोकस से कंट्रोल हो रहा है लेकिन उस लोकस पर फॉर्म्स जो है वो 2 से ज्यादा हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नाम देंगे अपन मल्टीपल एलीलिज्म। ये बेसिक अंतर समझ लीजिएगा। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाई जाती हैं, उन जीन्स के पाए जाने का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, और वो कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं वो भी पता होना चाहिए। उनकी आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल जो फॉर्म्स होती हैं, एक ही लोकस की हैं तो वो एलील हैं, अलग अलग लोकस की होंगी तो वो नॉन एलीलिक जीन होंगी। तो हर एलील अपने आप में जीन ही है, बस अंतर क्या है? अंतर डिपेंड ये करता है कि वो जो जीन है वो एक ही कैरेक्टर की है या अलग अलग। एक ही कैरेक्टर की है तो फिर एलील है, और अलग अलग कैरेक्टर की है तो फिर वो नॉन एलीलिक जीन है। तो एलील अपने आप में देखा जाए तो 2 जीनों के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द है। वो ये बता रहा है कि भाई ये एक कैरेक्टर की है या अलग अलग की। यदि वो एलीलिक जीन है तो सेम कैरेक्टर की है, और नॉन एलीलिक जीन है तो अलग अलग कैरेक्टर की। नॉन एलीलिक जीन हमेशा नॉन
आइडेंटिकल लोकस पर प्रेजेंट होंगी। सेम क्रोमोसोम है, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, सेम क्रोमोसोम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एलीलिक जीन हमेशा आइडेंटिकल लोकस पर प्रेजेंट होंगी। किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के। ये बात आपको जान लेनी है। ये समझ में आ गया तो बहुत सारी बातें आप इससे आसानी से समझ सकते हो और गलती की संभावना आप कम कर सकते हो। इसमें कोई समस्या है तो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको यह समझ में आ गया क्यों दो क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के सेम होते हैं? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आपको यह भी समझ आना चाहिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लोकस सिमिलर होते हैं, लेकिन उस पर पाई जाने वाली जीन सेम कैरेक्टर की होंगी, लेकिन सिमिलर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस होमोलोगस भी हो सकते हैं, सॉरी होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो होमोजाइगोसिटी हेट्रोजाइगोसिटी हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम से डिसाइड होगी ऐसा जरूरी नहीं है। सेम क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन के हो सकते हैं। 50 लोकस हैं तो 50 में से कोई 2 होमोजाइगस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, कितने भी होमोजाइगस हो सकते हैं, कितने भी हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, कितने भी डोमिनेंट होमोजाइगस हो सकते हैं, कितने भी रिसेसिव होमोजाइगस हो सकते हैं। और किसी भी हेट्रोजाइगस में इस क्रोमोसोम पर डोमिनेंट फैक्टर हो सकता है, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। ये वेरियस कॉम्बिनेशंस नेचर में किसी एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फैले हुए होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो कभी भी ये बात समझ लीजिएगा कि एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड सदैव समान होंगे, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम के सिर्फ लोकस समान होंगे, लेकिन उन पर पाई जाने वाली जीन समान और असमान दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें कोई कहीं पर आपको समस्या है तो आप पूछ लें। देखिए शुरू से देख लें। मैंने आपको यह बताया एक्चुअल में क्रोमोसोम बनता कैसे है, जीन कहां पाई जाती है, डीएनए में जीन का मतलब क्या है। आप डीएनए समझते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के फॉर्म में बना होता है। न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का जो फॉर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या है बोलेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर वो न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। समझ गए ना? ये स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है। जब यही क्रोमोसोम पैकेजिंग के बाद क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है तो ये जीन्स उस क्रोमैटिन में भी प्रेजेंट होती हैं, और वही क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम में बदलता है तो ये जीन्स उस क्रोमोसोम के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं क्रोमोसोम से क्रोमैटिन से क्रोमोसोम तक के सफर में बीच में डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन सिंथेसिस भी हो जाती है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर संख्या तो क्रोमोसोम की एक रहती है, लेकिन उसके अंदर डीएनए और हिस्टोन यानी मटेरियल डबल होता है। तो अब आप ये भी समझ लीजिएगा कि कभी पूछा जाए आपसे कि क्रोमोसोम में एक डीएनए स्ट्रैंड एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा या 2 होंगे, तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह के क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं। यदि आप एस फेज से पहले की बात कर रहे हैं तो एक डीएनए मॉलिक्यूल का ही क्रोमोसोम होगा, और यदि आप मेटाफेज के बाद की बात कर रहे हैं तो भी एक डीएनए मॉलिक्यूल का ही क्रोमोसोम होगा। मींस किसी क्रोमोसोम में 2 डीएनए हम सिर्फ G2 फेज, प्रोफेज और मेटाफेज 3 फेज में ही काउंट करते हैं। दोबारा ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, किसी क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ 3 फेजेस के लिए है। कौन कौन सी? G2 फेज, प्रोफेज और मेटाफेज। एनाफेज, टीलोफेज और G1 फेज, इसमें डीएनए की मात्रा या डीएनए के मॉलिक्यूल पर क्रोमोसोम एक ही होते हैं, और एस फेज में इंटरमीडिएट होगा, हम बता नहीं सकते किस जगह पर खड़े हैं एस फेज में। तो ये बेसिक लिटरल जानकारी है डीएनए की और क्रोमोसोम की। अब वापस से फिर समझ लीजिएगा क्या बोला मैंने आपसे कि डीएनए के मॉलिक्यूल किसी क्रोमोसोम में एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, आप किस स्टेज के क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं। यदि आप प्रोफेज या मेटाफेज की स्टडी कर रहे हैं या G2 फेज,
तब तक तो क्या होंगे, 2, लेकिन एनाफेज या उसके बाद की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन हो जाता है क्रोमैटिड का। तो एनाफेज से हम क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड मानने लगते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, डॉटर क्रोमोसोम या फ्यूचर न्यूक्लियस का क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। तो एनाफेज में, टीलोफेज में और G1 फेज में तीन याद, टोटल 7 फेज हैं पूरी लाइफ साइकिल की। कौन कौन सी, G1, S, G2 और M में है 4, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो। ठीक, तो बीच में मान लीजिएगा क्या है, S, और S के इधर कौन सी स्टेज तक, प्रोफेज तक और मेटाफेज तक, 2 डीएनए मॉलिक्यूल का एक क्रोमोसोम, उसके बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक क्रोमोसोम। तो एनाफेज, टीलोफेज और G1 में एक का। तो G2 कौन सी फेज, प्रोफेज और मेटाफेज, इनमें क्या है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल का एक क्रोमोसोम। ठीक, एनाफेज, टीलोफेज और G1 में एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक क्रोमोसोम, और एस फेज में हम डिसाइड नहीं कर सकते। समझ गए ना। डीएनए में जो जीन्स पाई जाती हैं वो सेम जीन क्रोमैटिन में, वही सेम जीन क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। परंतु यदि क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल का क्रोमोसोम है तो उसके दोनों हाफ पार्ट को, जिनको हम क्रोमैटिड कर रहे हैं, वो 100% आइडेंटिकल होंगे। लेकिन वैसा ही होमोलोगस क्रोमोसोम किसी अदर ऑर्गेनिज्म से आया है तो वो, उसके लोकस तो आइडेंटिकल होंगे इस क्रोमोसोम के, लेकिन उनके ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होगी वो करेक्टर की सेम की होगी, लेकिन वो सिमिलर या डिसिमिलर कोई भी हो सकती है। किन्हीं 2 लोकस पर सिमिलर, किन्हीं 2 लोकस पर डिसिमिलर, चारों पर सिमिलर, चारों पर डिसिमिलर, कुछ भी हो सकता है। उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये बातें अलग अलग होती है। इवन एक परिवार के ही अलग अलग चाइल्ड बर्थ में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके अंदर भी ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे। समझ गए ना। तो यदि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की जीन है तो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग को। मैंने क्या पूछा आपसे, यदि नॉन होमोलोगस पॉइंट या लोकस की जीन है तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग, अलग अलग को यूजुअली। लेकिन एक ही को कर रही है तो फिर ये कंडीशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगी। समझ गए ना। और किसी लोकस की जीन एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन फॉर्म्स 2 से ज्यादा हैं तो वो मल्टीपल एलीलिज्म कहलाएगी। ये दोनों ही बातें मेंडल के बाद में आइडेंटिफाई हुई थी, इसीलिए इन दोनों को हम किसमें, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में सम्मिलित करते हैं। मेंडल ने तो सिर्फ कितना बता के छोड़ दिया था कि आइडेंटिकल लोकस पर सिर्फ 2 ही फॉर्म्स होती हैं जिनको एलील कहते हैं, और एक लोकस की जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती, किसी दूसरे को नहीं करती। तो उन्होंने तो एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन डिनोट की थी, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे कैरेक्टर्स में एक से ज्यादा लोकस की जीन सेम कैरेक्टर को इन्वॉल्व करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड 100% आइडेंटिकल होंगे। यदि किसी लोकस पर यदि आइडेंटिकल क्रोमैटिड की बात करें तो सिस्टर क्रोमैटिड में किसी एक लोकस पर जैसी जीन है, दूसरे लोकस पर आइडेंटिकल क्रोमैटिड में वैसी ही जीन होगी। ठीक, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग भी हो सकती है, लेकिन अलग होगी, लेकिन होगी उसी कैरेक्टर की होगी। ये बेसिक बातें आपको समझ लेनी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्रोमोसोम को समझने के लिए इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त हैं। अब आसानी से आप क्रोमोसोम समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं, तो बेसिकली यहां पर यदि मैं आपको बताना चाहूं तो क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के क्रोमोसोम हो जाएंगे। कौन कौन से बोलिएगा? क्रोमोसोम 2 प्रकार के हो जाएंगे, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में बात करें अपन, मान लीजिएगा कोई ये ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म, इसी में हम बात कर लें, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम।
जो क्रोमोसोम है वो क्या कहलाएंगे, बोले? ये भी आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम ही कहलाएंगे। लेकिन यदि मैं ऐसा कहता हूं कि ये क्रोमोसोम आपस में क्या है, इनको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। चाहे आप इसके कंपैरिजन कर लीजिएगा, इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये भी क्या कहलाएंगे आपस में, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो आप किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में भी समझ लें कि नॉन होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो समझ लीजिएगा। तो जिनकी लेंथ बराबर है, जिन पर आइडेंटिकल लोकस मौजूद हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन ये और इसके क्या लोकस आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। या हम इसको इससे कंपैरिजन करें तो भी नॉन होमोलोगस, और इसको इससे कंपैरिजन करें तो भी नॉन होमोलोगस होगा। नॉन होमोलोगस का मतलब जिनके लोकस आइडेंटिकल नहीं है, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। इस पर यदि कैपिटल ए है तो दूसरे पर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ भी हो सकता है। इस पर कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। यहां कैपिटल बी है तो दूसरी जगह पर कैपिटल बी स्मॉल बी कुछ भी हो सकता है। यहां पर मान लीजिएगा कैपिटल सी है तो दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, यहां कैपिटल डी है तो दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, यहां स्मॉल ई है तो यहां कुछ भी हो सकता है। यह कंडीशन होगी। तो ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन हर क्रोमोसोम में अपन ने पढ़ा है क्या पाया जाता है, मान लीजिएगा ये क्रोमोसोम हम पढ़ रहे हैं और ये G2 फेज का है या प्रोफेज का या मेटाफेज का, तब क्या होगा भाई, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है कैसे, या तो इसे हम जीवन में कंसीडर कर सकते हैं या एनाफेज या टीलोफेज के क्रोमोसोम है। और यही क्रोमोसोम यदि हम किसकी बात कर लें, इसी क्रोमोसोम्स में यदि हम बात कर लें किसकी, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये तो बात की अपन ने किसकी है, या तो जीवन फेज की बात कर रहे हैं अपन, या फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, एनाफेज की बात कर रहे हैं, टीलोफेज की। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स को यदि हम G2 फेज, प्रोफेज या मेटाफेज में देखेंगे तो हर क्रोमोसोम के अंदर एक और क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा। लेकिन ये आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, ये एक दूसरे के 100% आइडेंटिकल होंगे। यदि इधर स्मॉल है तो इसके काउंटर पार्ट पर भी क्या हुआ, स्मॉल है। तो मैंने इसलिए जॉइंट लाइन दिखाई है, ये इस पर भी स्मॉल है, इस पर भी कैपिटल है, इस पर भी सेम ऐसी कंडीशन यहां पर भी मौजूद होगी। तो बेसिक अंतर समझ लीजिएगा, ये कौन से समय के क्रोमोसोम्स हैं, ये जो है क्रोमोसोम है किस फेज के, क्रोमोसोम एट G1, एनाफेज और टीलोफेज। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस जगह के हैं, यदि हम इनकी कंसिडरेशन करें तो हम कहेंगे ये क्रोमोसोम या तो ये क्रोमोसोम एट G2 फेज, प्रोफेज और मेटाफेज के होंगे। तो ये आप समझ लीजिएगा बेसिक डिफरेंस क्रोमोसोम्स में ये होगा।
ये होगा। तो ये डिफरेंस हुआ। तो लोकेशन सब कुछ सिमिलर रही, बस क्या है उसमें ऐसे ऐसे एडिशनल पार्ट क्रोमेटिड 2 हो गए, बस ये डिफरेंस होता है। तो ऐसे हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते रहते हैं, अंडरस्टूड मान लेते हैं, आप इस बात को मान लेंगे कि यदि ये प्रोफेज में, मेटाफेज में या G2 फेज में है तो ये इस कंडीशन के होंगे, अदरवाइज आपने समझ लिया कि वो उस कंडीशन के होंगे। तो आइडेंटिकल लोकस पर हमेशा क्या पाई जाएंगी, एक ही क्रोमोसोम की जीन पाई जाएंगी, जिनको हम एलीलिक जीन कहेंगे। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड पर तो 100% आइडेंटिकल होंगी, और होमोलोगस क्रोमोसोम पर आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल एलील कोई भी हो सकती। और अलग अलग लोकस पर, चाहे वो एक ही क्रोमोसोम का अलग अलग लोकस हो या अलग अलग क्रोमोसोम का अलग अलग लोकस हो, तो उस पर पाई जाने वाली जीन अलग अलग नॉन एलीलिक जीन होंगी। इतनी बेसिक लिटरल बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आप आसानी से इन बातों को जेनेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, और आसानी से रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक अंतर। फिर भी कोई समस्या है कहीं पर, ऑफलाइन या ऑनलाइन में कहीं पर भी, तो आप पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके है ये। तो ये है कहानी किसकी, क्रोमोसोम की। अब जैसा कि मैंने बोला था कि क्रोमोसोम की बेसिक जानकारी देने के बाद मैं 11th का एक चैप्टर थोड़ा सा डिटेल करूंगा, कौन सा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले किसकी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करेंगे। इसकी चर्चा करूंगा पहले मैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है उसकी शुरुआत उसके जन्म से होती है, और उसका एंड उसकी डेथ के साथ होता है। और जन्म से लेकर के यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो पूरा पीरियड होता है, हम उसको उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। उसमें जो वेरियस इवेंट होती हैं, उन सारी इवेंट को मिला के हम उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। ऐसे ही किसी सेल का जन्म क्या है, सेल डिवीजन। भाई सेल्स के डिवीजन से बनती है, और सेल डिवीजन के बाद उसका अगला जब तक डिवीजन नहीं हो जाता तब तक उसकी लाइफ रहेगी। अगले डिवीजन के साथ वो सेल खत्म होगी, वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे समझिएगा कि भाई मैंने कहा कि ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया, इसने 2 सेल्स बनाई। जैसे जन्म होता है तो ये सेल का जन्म हुआ, कौन सी, इन सेल का बर्थ हुआ। ये बर्थ के समय पर जैसे बच्चा छोटा होता है, वैसे ये सेल्स भी छोटी हैं ओरिजिनल सेल से, लेकिन ये धीरे धीरे करके बड़ी होंगी, इनकी ग्रोथ होगी। ये इनकी ग्रोथ हुई तो जितनी बड़ी वो सेल होती है उतनी ही वो वापस से फिर बन जाती है, और ये जो सेल है वैसे ही साइज में ये कन्वर्ट हो जाती है, और ये वापस से बढ़ करके उसी साइज की हो गई, ग्रोथ हुई इनकी। इस ग्रोथ के पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलेंगे इसे, इंटरफेज। असल में जैसे ऑर्गेनिज्म बच्चा था, पैदा हुआ, जैसे उसने तैयारी की अपनी ग्रोथ की, वैसे ही इसमें भी सेल की तैयारी होती है और ग्रोथ होती है। इसके बाद ये सेल वापस से फिर डिवाइड करती है, और ये 2 छोटी सेल्स में फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सेल थी उसी सेल के साथ यदि हम बात करें तो उन सेल के साथ ही बनने के इन सेल का लाइफ स्पैन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ जी, देखिएगा। तो इस सेल से जो 2 ये सेल बनी, ये इनके साथ ही इसका भी लाइफ स्पैन खत्म हुआ।
तो ये इसकी डॉटर सेल्स हैं, जैसे ये हैं वैसे ही डॉटर सेल्स ये हैं। अब देखिएगा ये इसकी इंटरफेज है। इंटरफेज यानी इसकी जिसमें सेल ग्रो करती है, सेल की ग्रोथ होती है। और सेल की ग्रोथ किस रेफरेंस में होती है? इन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं? सेल ग्रोथ कहते हैं। तो इंटरफेज के दौरान बेसिकली इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है जो उसकी सेल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये फर्दर सेल फिर डिवाइड हो जाती हैं और ये फिर अपनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन सेल का जन्म ये और इन सेल की डेथ इनका अगला डिवीजन हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पीरियड है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को नाम देते हैं अपन सेल साइकिल। तो इनका जन्म हुआ यहां और इस जन्म से लेकर के इस डिवीजन तक का जो पीरियड है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सेल ग्रोथ भी है और सेल का डिवीजन भी है। ये डिवीजन फेज है इसकी। तो हम ये कहते हैं कि सेल डिवीजन में सेल पहले ग्रो करती है फिर अपनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे पार्ट को तो क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज को हमने देखा तो हमने पाया कि इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर सेल ग्रो करती है और सेल के जो कंपोनेंट होते हैं जिसको हम जीनोम कहते हैं वो ऑर्डरली मैनर में डुप्लीकेट होते हैं। ऑर्डरली मैनर क्या? जिसके जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन तो उसका सिंथेसिस तो पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है जिसे हमने क्या नाम दे दिया? एस फेज। तो एस फेज में तो क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए के रेप्लिकेशन के अलावा जो बाकी ग्रोथ हो रही है इसमें, तो इससे पहले का पार्ट हमने क्या लिख दिया? इसका नाम G1 यानी प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। यानी ये पूरी ग्रोथ की फेज है इंटरफेज। इसका पहला ग्रोथ का पीरियड क्या बोल दिया अपन ने? G1 फेज। डीएनए रेप्लिकेशन इस स्पेसिफिक पार्ट में होता है। डीएनए की ग्रोथ सेल की ग्रोथ तो थ्रू आउट चलती है और इसके बाद वाले पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? G2। इस तरह से हमने इसका डिवीजन कर दिया। किस बेसिस पर? डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिस पर कि डीएनए रेप्लिकेशन तो पूरे फेज में एक पर्टिकुलर पार्ट में ही हो रहा है, ग्रोथ पूरे में चल रही है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने नाम क्या दे दिया? एस फेज। सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, उससे पहले वाले पार्ट को क्या नाम दे दिया? प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। चूंकि इसमें ग्रोथ का पहला पार्ट है तो उसको G1 बोल दिया, ये ग्रोथ का नेक्स्ट पार्ट है तो उसको G2 बोल दिया। लेकिन सेल ग्रोथ एक्चुअल में किस रूप में कंसीडर की जाती है? यहां पर ग्रोथ का मतलब है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो सेल ग्रोथ यहां पर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है। यह भी बात क्यों बोली गई है? जिससे कि आप इसका मतलब गलत ना निकाल लो, क्योंकि हम ग्रोथ का जनरली मतलब क्या ले लेते हैं? twin characteristic of growth, increase in number of individual और increase in mass। तो यहां पर जो ग्रोथ का मीनिंग है वो सिर्फ आपको क्या लेना है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज लेना है। तो इस प्रकार से इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल पहले तो सेल ग्रो करती है, डीएनए रेप्लिकेट करती है और अल्टीमेटली वो दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो सेल साइकिल है इसमें ग्रोथ और डीएनए यानी जीनोम का डुप्लीकेशन एक ऑर्डरली मैनर में होता है, जिससे कि जो डॉटर सेल्स हैं उनको इंटैक्ट जीनोम प्राप्त हो। इंटैक्ट जीनोम प्राप्त होने का मतलब क्या है? जैसा पेरेंटल सेल में डीएनए है, यहां जीनोम का मतलब डीएनए, वैसा ही डीएनए डॉटर सेल्स को भी मिल पाए। समझ गए ना? तो इस पूरे पार्ट को या पूरे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल को हम दो बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और डिवीजन फेज। समझ गए ना? इंटरफेज में भी क्या है? इंटरफेज भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट का एक साइक्लिक मैनर है, जिसमें
सेल ग्रो करती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करती है, सेल के कंपोनेंट डबल होते हैं, साथ में उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। चूंकि डीएनए का डुप्लीकेशन और एक ऑर्डरली मैनर में हो रहे हैं, जिसमें से डीएनए का डुप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पीरियड में हो रहा है, उस पार्ट को हमने नाम दे दिया एस फेज। उससे पहले जो हो रहा है उसको नाम दे दिया अपन प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, या ये ग्रोथ का पहला फेज है तो इसको हमने लिख दिया G1 फेज। और डीएनए सिंथेसिस के बाद भी ग्रोथ जारी रहती है, यानी सेल की ग्रोथ थ्रू आउट द इंटरफेज कंटिन्यू रहती है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पीरियड में ही होता है। तो इस हिसाब से हम इंटरफेज को 3 पार्ट में G1S G2 और डिवीजन फेज को हम क्या नाम देने लगते हैं, एम फेज नाम देने लगते हैं। एम यहां डिनोट करता है क्या, माइटोसिस। हम भाई एम का मतलब मियोसिस क्यों नहीं ले रहे हैं यहां, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, ये बार बार ये साइकिल रिपीट होती है सेल की लाइफ में, तो रिपीटेशन सिर्फ किसका होता है, माइटोसिस का। दैट्स वाई यहां पर एम का मतलब माइटोसिस है, वैसे एम का मतलब मियोसिस माइटोसिस। आपसे पूछा जाए कि डिवीजन फेज को हम एम कह रहे हैं तो एम डिनोट्स फॉर माइटोसिस मियोसिस कोई भी, लेकिन जब हम सेल साइकिल की रिपीटेशन की बात करते हैं तो यहां पर अपन एम का मतलब माइटोसिस ही कंसीडर करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल सेल की बर्थ से लेकर के सेल की डेथ, यानी 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच का पीरियड क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल में सेल ग्रो करती है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है ऑर्डरली मैनर में, और फाइनली वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि उसकी डॉटर सेल को इंटैक्ट जीनोम प्राप्त हो। ठीक है ना। इसमें जब वो सेल अपने आप को ग्रो करती है तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इस फेज के एक स्पेसिफिक पार्ट में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जिसे एस फेज कहते हैं। उससे पहले वाले पार्ट को प्री डीएनए सिंथेटिक फेज या G1 फेज कहते हैं, और एस फेज के बाद वाले पार्ट को अपन पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज या G2 फेज कहते हैं। समझ गए ना। बात करते हैं हम यहां पर ये जो सेल साइकिल है इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन वेरिएबल होता है। सेल साइकिल का ड्यूरेशन कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल ड्यूरेशन है। अपन ने ये पढ़ा हुआ है, ये ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या है, फॉर बैक्टीरिया 20 मिनट्स, फॉर ईस्ट सेल 90 मिनट्स से, और ह्यूमन की सेल के लिए टिपिकल मैमेलियन सेल, टिपिकल मैमेलियन सेल जिसे हम ह्यूमन सेल मानते हैं, इसके लिए क्या है 24 आवर्स है। तो इस प्रकार से ये अपन ने पढ़ा। अब हम बात करते हैं तो इस इंटरफेज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, मोर देन 95%, और इसका जो पीरियड होता है वो लेस देन 5% होता है। तो अलग अलग सेल में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बैक्टीरिया में बताइए, बैक्टीरिया में कितने मिनट तक तो प्रिपरेशन होगी, इंटरफेज रहेगी, और कितने टाइम में डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन मुश्किल से उसका 1 मिनट में हो जाता है, 90 मिनट तक तो क्या होता है, उसका इंटरफेज ही चलती रहती है। ठीक। बात करें आपसे कि ईस्ट में पूछ रहे, तो ईस्ट में भी वही 5 मिनट के आसपास उसका क्या रहेगा, 4.5-5 मिनट डिवीजन का टाइम रहेगा, और बाकी पार्ट उसका क्या होगा, ग्रोथ फेज का ही रहेगा, इंटरफेज का। सेम फॉर द ह्यूमन, ह्यूमन में 24 घंटे है तो लगभग 22 से 23 घंटे, 22 घंटे तो सेल क्या करेगी, सिर्फ 22 से 23 घंटे वो प्रिपरेशन करेगी, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग में वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये कहानी। अब इसमें से यदि हम बात करें तो सेल साइकिल का सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस प्रकार का सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। G1S G2M ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन पार्ट इसका ये M फेज है, डिवीजन फेज, और बाकी पूरा इसका पार्ट क्या कह रहता है, ये इंटरफेज कहलाएगा, I फेज कहलाएगा, जिसके 3 सेगमेंट हो जाएंगे। क्या क्या बोलिएगा,
ये पार्ट G1 होगा, ये पार्ट S होगा और ये पार्ट G2 होगा। तो इस प्रकार से ये सेल साइकिल का सीक्वेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें इंटरफेज की। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस पूरे डिवीजन फेज की जो मैक्सिमम पार्ट है वो इंटरफेज है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज किस सीक्वेंस में बोलते हैं? रेस्टिंग फेज हम इस सीक्वेंस में बोलते हैं कि ये सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट कर रही है। मींस अंदर ही अंदर तैयारियां तो सारी चल रही होंगी, लेकिन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस्ट कर रही है। डिवीजन की आपको कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, लेकिन मेटाबॉलिकली ये सेल इस फेज में हाईएस्ट एक्टिविटी वाली होती है। समझे? तो मेटाबॉलिकली सेल हाईएस्ट एक्टिव होगी, बट सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट कर रही होगी। तो जो रेस्टिंग फेज इसका नाम रखा गया है वो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्योंकि इसमें सारी तैयारियां चल रही होती हैं तो इसको इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। वैसे तो सारी प्रिपरेशंस होती है, इसमें 3 मेजर प्रिपरेशंस हैं। सेल ऑर्गेनेल की डबलिंग, डीएनए की सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस। 3 ही चीजें मेन है। प्रिपरेशन तो बहुत सारी हैं, सारी डिटेल करते हैं। आपसे पूछा जाए मेजर प्रिपरेशंस क्या है? 3 है। क्या भाई? सारे ऑर्गेनेल डबल होंगे क्योंकि हर एक को सारे ऑर्गेनेल चाहिए। डीएनए डबल होना है क्योंकि डीएनए बराबर बराबर बंटना है, किसी सेल को कम नहीं मिल सकता, इंटैक्ट जीनोम मिलना है। और जो डिवीजन का प्रोसेस है उसके लिए आवश्यक प्रोटीन की सिंथेसिस। तो 3 अलग अलग पार्ट समझ लीजिएगा। ऑर्गेनेल मोस्टली कहां डबल हो जाते हैं? G1 में। डीएनए कहां डबल हो जाता है? S फेज में। और बाकी जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो का सिंथेसाइज हो जाती है G2 में। तो ये 3 मेजर पार्ट में 3 मेजर बातें आपने समझ ली, परंतु इसमें और बहुत सारी तैयारियां होती हैं। बोला गया है कि इंटरफेज असल में एक सीक्वेंशियल क्या सीक्वेंस है जेनेटिकली कंट्रोल्ड इवेंट का, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या पर्टिकुलर ऑर्डर में ही परफॉर्म होती हैं। जेनेटिकली इवेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? इस सीक्वेंस को बाहर से डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। जब किसी चीज को बाहर से डिटरमाइन ऑल्टर नहीं कर सकते तो इसी को हम जेनेटिकली कंट्रोल कहते हैं। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है कि पहले सेल में आरएनए सिंथेसिस होगी, उसके बाद ही डीएनए सिंथेसिस होगी, तो हम इसको बदल नहीं सकते। इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होगा। तो अपन ने बढ़ा था कि हम इस पूरी इवेंट को, यदि पूरे घटनाक्रम को देखें तो हम इस एक साइक्लिक मैनर में से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताता हूं अक्सर आपको कि ये क्या है। इसका वो पार्ट है जो इसके एक्चुअल डिवीजन फेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम फेज, जो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है इसका। बाकी के पार्ट को हम 3 पार्ट में कंसीडर करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, जो 2 बड़े पार्ट हैं, इनमें से पहला पोर्शन G1, दूसरा पार्ट जो होता है वो S और तीसरा पार्ट G2 कहलाता है। अब मैंने आपको बताया ये पूरी सीक्वेंस मैंने आपको दे मेजर तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। क्या हुआ? इसमें 3 पार्ट हैं तो 3 बात मेजर समझ लीजिए, एक एक पार्ट की एक एक मेजर बात। सारा का सारा ऑर्गेनेल की डबलिंग, सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स की डबलिंग, मोस्टली 90% कहां पूरी हो जाएगी? G1 में। हिस्टोन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस यानी जीनोम का डुप्लीकेशन कहां होगा? S फेज में। और प्रोटीन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन वो कहां सिंथेसाइज होगी? G2 फेज में। 3 मेजर प्रिपरेशंस होती हैं, ये बात आपको ध्यान से समझ लेंगे। तो इस सीक्वेंस को मैं अगले टर्न पर आगे बढ़ाऊंगा। इस सीक्वेंस को, सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को यहां से आगे पढ़ के आएंगे। कल कोशिश मेरी, मतलब अगले टर्न पे मेरी कोशिश ये रहेगी, आज तो हमने थोड़ा सा धीरे भी शुरू किया, अगले टर्न पे थोड़ी मेरी स्पीड और थोड़ी सी तेज कर दूंगा। तो मैं अगले टर्न पर कोशिश करूंगा माइटोसिस तक कंप्लीट कर दूं, फिर एक लेक्चर में अपन मियोसिस, फिर अपना कोशिश ये रहेगी कि हम 1/4 लेक्चर में हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मान लीजिएगा मैं लगभग 18 लेक्चर में आपका रिप्रोडक्शन पूरा कराया था, 18 से 20 लेक्चर में, तो हम 5 लेक्चर में लगभग रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे मटेरियल को, और मुख्य मुद्दा क्या रहेगा हमारा कि आप वो क्वेश्चंस पहले से
डाउट्स पहले से लेके आए। आपने आज एक भी डाउट नहीं पूछा, डिसअपॉइंटिंग है। आपको डाउट लेकर के आने और पूछने कि मुझे जब मैंने पढ़ा था क्रोमोसोम तो ये वाली मुझे समस्या आई थी, ये वाली आपको बतानी है। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि वो डाउट जो मुझे लगती है बच्चे अलग अलग पूछते हैं वो मैं क्लास में लेता चलूं, फिर भी आप अपनी तरफ से आएंगे। तो अगले टर्न पे अपन ये सेल्स डिवीजन शुरू करेंगे और सेल डिवीजन को विद इन 2 days खत्म करके फिर अपन रिप्रोडक्शन पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ जी, नॉट रिक्वायर्ड। इनमें से किसी को भी इनमें से किसी को भी आप, खासकर जूलॉजी और बॉटनी के आगे भी जो बच्चे आने वाले हैं उनमें से किसी को भी आप जूलॉजी बॉटनी के लिए किसी बैकअप के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप मुझसे मिला देंगे तो मैं बता दूंगा उसको, उसे क्या पढ़ के आना है, वो एक बार वाइवा दे देगा। इन लोग का वाइवा भी मेन फैकल्टी ही लेगी, ठीक है ना, वही क्लास में एंट्री लेगी। वाईजी बैच में कोई भी दूसरे जो असिस्टेंट हैं वो वाइवा नहीं लेंगे, वाइवा मेन टीचर ही लेगा। तो मेन टीचर जिसको क्लास लेनी है वही वाइवा लेगा, क्योंकि इनका बैकअप नहीं होना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में उनसे आप एक बार सलाह कर लें क्या करना है। मेरी क्लास में आपको सबको एंट्री देनी है, बस मुझसे मिलवाने के बाद तो मैं उसको बता दूंगा कि क्या पढ़ के आना है, वो पढ़ के आएगा, मैं वाइवा ले लूंगा उसका, ठीक है। या मुझे लगता है कि ये वाला एक पार्ट उसको दिखाना जरूरी है तो वो दिखा लेंगे अपन, ठीक है। तो आपको इंडक्शन का कोई बैकअप नहीं लेना और आगे भी बैकअप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई वही चीज आपने दोबारा से पढ़ी हुई है तो उसका सीधे आप पढ़ के आओ और उसका एक वाइवा दे दो, उसके बाद ही आपकी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट रन पे आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि रिदम में आ जाइएगा। तो आज अपन ने बेसिक एक लिटरल जानकारी, कल अपन सेल डिवीजन शुरू करेंगे। तो सेल डिवीजन मैं कोशिश करूंगा 2 दिन में, हम जनरली 4 टर्म में पढ़ते हैं, 2 दिन में माइटोसिस और मियोसिस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक। कोशिश करिएगा कि आपके जो नोट्स हैं उसमें अमेंडमेंट जरूर करते चलें। आप चाहे तो साथ में लेकर के आ सकते हैं उसको यहाँ पर भी, और साथ ही अमेंडमेंट करते चलें। यहाँ मुझसे गलती होती है तो यहाँ लिख लिया, उसको हिंदी में बाइलिंगुअल अंग्रेजी में जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें और उसको पूरा करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।